नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको ऑनलाइन प्रताड़ना से जुड़ी समस्याओं पर कानूनी सलाह देंगे। अगर कोई ऑनलाइन प्रताड़ना मतलब साइबर बुलिंग या स्टॉकिंग से परेशान है तो वो क्या कानूनी कार्रवाई कर सकता है, हम आपको आज बताएंगे। साथ में इस मसले से जुड़े जो भी समस्याएं आपकी होंगी उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। आज हम साइबर बुलिंग की बात करेंगे, यानी कि सोशल मीडिया में प्रताड़ना का मामला। साइबर बुलिंग एक तरह से ऑनलाइन रैगिंग है। यह इंटरनेट के माध्यम से होने वाला शोषण है। इसमें किसी को धमकी देना, उसके खिलाफ अफवाह फैलाना, भद्दे कमेंट और घृणास्पद बयानबाजी करना, अश्लील भाषा, फोटो का गलत इस्तेमाल जिसे मॉर्फिंग कहते हैं, यह सब किया जाता है। ऑनलाइन गेम के जाल में फंसाकर रुपए ऐंठना भी बुलिंग का नया प्रचलन है। ये नया प्रचलित तरीका है। अगर बच्चों में अचानक ही अवसाद बढ़े, सामाजिक आयोजन से वो डरें, कंप्यूटर या मोबाइल से डरने लगे, नींद भूख बढ़ या घट जाए, हिंसक या अति निराशावादी जैसे लक्षण नजर आए, तो आप समझ जाएं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। उनसे बात करें, उनकी समस्या को समझें। तमाम छात्र अवसाद में आकर आत्मघाती कदम उठाने की सोचने लगते हैं, अंदर अंदर घुटते हैं। एनसीईआरटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 20% छात्र छात्राओं ने साइबर बुलिंग के डर से ऑनलाइन पढ़ाई ही छोड़ दी। साइबर बुलिंग अब काफी बढ़ती जा रही है। लड़कियों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाते समय प्रोटेक्शन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई घटना हो जाए तो उसे छुपाना नहीं चाहिए, अपने परिजनों को बताना चाहिए। मतलब अपने माता पिता, बड़े भाई बहनों, शिक्षकों, करीबी दोस्तों, किसी के साथ भी आप साझा करें। उसका हिम्मत के साथ मुकाबला करें। समस्या बढ़ने पर पुलिस में केस रजिस्टर करवाएं। साइबर बुलिंग से बचने के लिए कुछ सुझाव भी हैं। छात्र सोशल प्लेटफॉर्म का न्यूनतम इस्तेमाल करें। सोशल प्लेटफॉर्म पर निजी जानकारी साझा ना करें। निजी और पारिवारिक तस्वीरों को भी मत डालें। अनजान लोगों को अपनी मित्रता सूची में बिल्कुल भी ना जोड़ें। साथ में हम साइबर स्टॉकिंग की भी बात करेंगे। साइबर क्राइम का ही एक चेहरा है साइबर स्टॉकिंग, जिसमें कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का इंटरनेट के जरिए पीछा करता है और उसे हर तरह से नुकसान पहुंचाने और प्रताड़ित करने की कोशिश निरंतर करता है। ये सब चीजें शामिल हैं। तो ये तो थी एक बुनियादी जानकारी। तो आज ऑनलाइन प्रताड़ना या साइबर बुलिंग से संबंधित कानून की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता श्री राम थालापथी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे, अगर आपका ऑनलाइन प्रताड़ना से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके श्री राम जी से राय ले सकते हैं। हमारे फोन नंबर आप फटाफट अपना पेन उठाइए और कागज उठाइए, नोट कीजिए। हमारे फोन नंबर है 012061279337, 012061279338। नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 012061279337, 012061279338 आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो सोशल मीडिया पर प्रताड़ना से आप कैसे निपटें, क्या उपाय हैं, हम अपने खास मेहमान से समझने की कोशिश करते हैं। कुछ सवाल हैं। सर, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि साइबर बुलिंग की जो कानूनी परिभाषा है वो क्या है? मींस व्हाट इज द लीगल डेफिनेशन ऑफ साइबर बुलिंग? बहुत अच्छा जो भी आपने कहा था, इट इज वेरी क्रक्स इन द क्रक्स ऑफ द एंटायर थिंग. Now, before you define what is cyber bullying, we have to understand what is cyber crime first. Yeah. Because cyber bullying is a part of cyber crime. जी. अब साइबर क्राइम चीज ये होता है कि जो भी क्राइम एक कंप्यूटर के साथ या एक कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर और अ मोबाइल फोन तो आजकल कंप्यूटर ही माना जाता है. तो जो भी क्राइम इस इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है, देन इट इज अ साइबर क्राइम.
Now, cyberbullying is one of the crimes, which fall under cybercrime. There are other crimes also, like phishing, like scams, etc. तो साइबर बुलिंग अब ये चीज होता है जब आप या कोई व्यक्ति किसी पोस्ट करता है या इंसल्ट करता है किसी को या ऐसे रिमार्क्स पास करता है जो रिसीवर को बहुत नुकसान पहुंचता है, जी or sending threatening messages through SMS. SMS includes WhatsApp, email, and so on. Basically, through any platform which is cyber related. It can be Facebook, it can be Insta, it can be any other means which is electronic. जी So this is broadly cyberbullying because cyberbullying is not directly defined जी in law. कानून में ऐसे डायरेक्ट डेफिनेशन तो नहीं है साइबर बुलिंग। हाँ, लेकिन लोगों को ये भी पता नहीं लगता कि बच्चे चूंकि होते हैं, नई पौध है, नई जनरेशन है, उन्हें ये तो पता कि हम इंटरनेट का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, लेकिन जब वो इस तरह की परिस्थितियों का सामना करते हैं, इस तरह की किसी परेशानी में पड़ते हैं, तो परिजनों की भी समझ में नहीं आता कि साइबर बुलिंग होने पर वो करें क्या। तो उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? जी if the victim is a minor, the first thing they have to do is gather guts and go tell their parents जी or their guardian. ओके पहले कि ये चीज हो रहा है मेरे साथ, please take action. That's the first thing that a person has to do. A child has to do, a minor. If the person is a major, there are three or four other things that can be done. The first thing is to gather evidence. Because ये इसलिए important हो जाता है क्योंकि जो भी ये साइबर बुलिंग करता है ना, they know how to cover their tracks. So they'll try and delete all the information by which a person can track them online. तो पहले चीज ये करना है कि आपका जो एविडेंस है उसको सिक्योर करना है। कैसे सिक्योर करना है? यू जस्ट हैव टू क्लोन योर हार्ड ड्राइव। इसके लिए काफी चीज है, इंटरनेट में सॉफ्टवेयर मिलते हैं। जस्ट save all the cookies and the IPOs. Okay. That is to say the IP addresses. Okay. All that, if you clone the hard drive, you'll be able to get it. That's number one step. Okay. Second step is, of course, as anybody would say, you have to approach the police and file a complaint. You can that's the second. The third one is that you can approach help cells. बहुत सारे जो establish किए हैं कि जो victims के लिए सहायता और काउंसलिंग दे सकते हैं कि इन चीजों को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। श्रीराम जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका अपना कुछ सवाल है। दिल्ली से श्रीराम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानना चाहेंगे आपका सवाल? सर नमस्कार। सर मेरा सवाल ये है, जो साइबर क्राइम से रिलेटेड हमारे पास ई एविडेंस जो होते हैं वो कितने साल, मतलब कितने पुराने हम कोर्ट में लगा सकते हैं? ठीक है, कोई रिकॉर्डिंग है वो जैसे? अच्छा, सवाल ये है कि कितना पुराना क्राइम तक आप कर सकते हो। दैट गोज बैक टू सीआरपीसी। आप सीआरपीसी देखेंगे, फॉर एग्जांपल साइबर बुलिंग के लिए तो सेक्शन स्ट्रेट नहीं है, बट सेक्शन 66 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट प्रोवाइड्स फॉर इट। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज यू हैव टू टेक स्टेप एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि जितना भी आप यू लेट टाइम पास बाय, तो फिर पुलिस में नॉट बी एबल टू हेल्प यू। Because as I was saying, श्रीकांत जी, और कोई सवाल है आपका? एविडेंस थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ये ना, अगर 3 साल पुराना अगर कोई एविडेंस है और केस चल रहा है, 3 साल पुरानी कोई रिकॉर्डिंग है, तो क्या हम लगा सकते हैं उसमें? जी, केस चल रहा है ना। नहीं, श्रीकांत जी पूछना चाह रहे हैं कि 3 साल का पुराने डेटा की शायद बात कर रहे हो। जी, डेटा 3, हाँ, यू कैन स्टिल गो ऑन, you can still file the complaint. हाँ, तो वो डेटा वो कैसे जुटाएंगे फिर, अगर 3 साल पहले का है? अब तो सेव करके रखे होंगे ना। अच्छा, श्रीकांत जी सर कहना चाह रहे हैं कि आप उसको अपने ईमेल पे या उसका स्क्रीनशॉट लेके सेव करके रख लें, ताकि आप शिकायत दर्ज कराएं तो सबूत आपके पास हो। It is not just a screenshot, you need the data behind it. That is why I was advising a backup of a clone of the drive. Okay, ठीक। श्रीकांत जी, और कोई सवाल? ठीक है सर। Just to answer it to the point, श्रीकांत का जो सवाल था, can you file a complaint against Fazza Vaccine which arose 3 years before? Yes, you can. कर सकते हैं आप। ठीक है, ये भी समझना चाहेंगे सर, चूंकि साइबर बुलिंग की जब बात आती है तो इसकी शिकायत होने के बाद किन किन धाराओं के तहत जो है केस दर्ज होते हैं? सेक्शंस होते हैं पहले 67,
three sections at least that I can tell you. जी At least two from the Information Technology Act, Section 67, 66E, and 354D of the Indian Penal Code. But that actually defines stalking. But it's a very thin line, between stalking and cyberbullying. You can bring both together. So under these sections, one can file a case against cyberbullying as also stalking. ओके और अगर कोई किसी की अभद्र या अश्लील तस्वीरें सार्वजनिक रूप से इंटरनेट पर अपलोड करता है तो इस मामले में किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? अच्छा, इसमें अपार्ट फ्रॉम फाइलिंग द यूजुअल पुलिस कंप्लेंट, वन थिंग दैट यू हैव टू डू इज इन्फॉर्म योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. ओके जो जिनकी सर्विसेज आप यूज करते हैं, जैसे एयरटेल हो या हैथवे हो, उनको भी आपको इंफॉर्मेशन देना है कि ये चीज हो रहा है मेरे से, एंड प्लीज टेक स्टेप, block the person who is connecting through you to me. And of course that you will have to file a police complaint also. ओके सर, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं. मुझे लग रहा है कि आज के दौर में वर्तमान जनरेशन है और जो माता पिता हैं उनके सामने बड़ी समस्याएं आ जाती हैं कि वो साइबर बुलिंग से कैसे निपटें, कहाँ जाएं, क्या करें. और आप जितने आसान शब्दों में हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को समझ में आ रहा होगा. समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई सोशल मीडिया के जरिए या आपको गलत संदेश भेजता है तो आप उस पर क्या कार्रवाई कर सकते हैं. लगातार हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं. श्रीराम थालापति जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो हमारी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं. हर सवाल का जवाब वो हमको बता रहे हैं ताकि आप तक एक सही मैसेज पहुंच सके, सही जानकारी पहुंच सके जिसका आप फायदा उठा सकें. श्रीराम जी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति लगातार किसी शख्स को अभद्र संदेश भेजता है तो कैसी कानूनी कार्रवाई हो सकता है? क्या किसी को मानसिक आघात पहुंचाने के लिए भी आपत्तिजनक सामग्री भेजना दंडनीय अपराध में आता है? Absolutely. It's a very serious offense. Okay. Section, again, as I said, 66E and 67 of the Information Technology Act specifically provides for such a situation. And punishment for that is 5 years. And fine is 10 lakh. जी. So one should be very careful about what one is doing online. अच्छा, कितनी सजा साइबर बुलिंग के अपराध में है? क्या प्रावधान है इसका? साइबर जुर्माना बुलिंग के लिए दो तरह की होता है. अगर फर्स्ट टाइम ऑफेंस है तो it ranges from 3 years to fine. जी. And every subsequent occurrence is 5 years plus fine. ये तो इंडियन पिनल कोड में. जी. And if it is read with Information Technology Act, then the fine can go up till 10 lakh. ओके. और आईपीसी की धारा को भी थोड़ा समझना चाहेंगे. जो आईपीसी की धारा 354D है, ये क्या कहती है और ऑनलाइन प्रताड़ना से इसका क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? 354D of the Indian Penal Code defines what is stalking. It is not limited only to online. Cybercrime, it doesn't restrict itself to it. It is any person who is following a woman. Okay? Any person who is following a woman and attempts to establish contact when the woman does not want that contact. That is stalking. Okay. When that following happens on the computer or through the internet or through any social media, then that is also stalking. Okay. Punishment for this is 3 years plus fine for the first offense, first time offense. Then any subsequent commission of offense would be 5 years plus fine. That is 354D. जी. This was brought in by an amendment. पहले तो ये नहीं था. 354 simpliciter deals with outraging the modesty of woman. Okay. Because this has gone increased much, I'll give you an example. In 2012 एक रिपोर्ट आया था जिसमें बोला था कि 4 में 2 लड़कियों को ये stalking का phenomenon experience हो रहा है. That was in 2012 when internet in India at least not very well developed, but now it must be more. So they should be aware of their rights. क्या गर्ल्स और बॉयज के केसेस में दोनों में अलग अलग तरह की सजाएं हैं या अलग अलग तरह के प्रावधान है, ये एक ही है? 354D specifies it and limits it only to women. It doesn't pertain to men. Okay. Like if a woman is following you, that is not an offense. But that can be an offense under the Information Technology Act, not under the Indian Penal. Okay. Indian Penal Code में वो cover नहीं होएगा. Information Technology Act it can come. ठीक. और सर ये भी समझना चाहेंगे जो परिवार वाले हैं वो इससे कैसे बचाएं बच्चों को जो साइबर बुलिंग होती है उससे बचाने का कोई कानूनी प्रावधान भी है? क्योंकि कई देशों में साइबर बुलिंग से बच्चों को बचाने के लिए हेल्पलाइन की भी व्यवस्था है.
भारत Yes. में क्या स्थिति है? Yes. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक वेबसाइट तो एस्टैब्लिश तो किया है, साइबर, इट्स कॉल्ड cybercrime.gov.in, जी, in which you can file a complaint. But ओके, to answer your question, the parents have to educate their children first, that not to accept friend requests from people who they don't know, or not to open emails which come from unidentified email senders, ओके, or not to open spam emails, not to send photographs without the knowledge of their parents. These are all common sense measures that you can take. And another thing is, आपकी जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है जी, उसको अपडेट करके ही रखिएगा. दैट विल टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ स्पैम थिंग्स व्हिच कैन अफेक्ट योर कंप्यूटर. हर वक्त अपडेट करते रहना चाहिए अपने सॉफ्टवेयर जी. को. अब सर ये भी जानना चाहिए, कोई व्यक्ति अगर नज़र रखता है या जासूसी करता है जिसके परिणाम स्वरूप हिंसा का डर या भय की गंभीर चिंता हो या पीड़ित मानसिक तनाव महसूस करे, उसकी मानसिक शांति में बाधा उत्पन्न हो, तो वो व्यक्ति स्टॉकिंग का अपराध करता है. इससे संबंधित क्या कानून है? स्टॉकिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. नाउ वन ऑफ द एक्सेप्शंस to a complaint of stalking is that person, if he is authorized by law or a direction of the court to gather information about that person, then it is an exception. उस exception के अलावा जो भी वो करता है, it is stalking. It is an offense. ओके. आजकल बड़ा प्रचलन है सर फेसबुक पर फेक आईडी बनाना, ये बहुत आम हो गया है और लोग सोचते हैं कि उनके बारे में पता न लगे. तो कई बार ऐसा होता है कि सही व्यक्ति है या गलत व्यक्ति है, व्यक्ति को पता ही नहीं चल पाता जो उसको खोलता है या जानने की कोशिश करता है. तो ऐसे में एक इंसान को क्या करना चाहिए? Straight away, it is an offense. Creating fake ID is identity theft, especially if it corresponds with someone else of which you don't claim a right to. So that is a definite offense first. Secondly, we must understand जो common sense principles जो follow करते हैं, do not accept any friendship request from persons you don't know. एक बार मिल लिया तो friend request भेज देते हैं, तो हम actually फिलहाल accept कर लेते हैं. And then हमारे प्राइवेसी सेटिंग्स भी हम नहीं अपडेट करते हैं. हाँ, लेकिन सर वर्तमान दौर तो ऐसा है ना कि लोग चाहते हैं उनके व्यूज बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोग उनके साथ जुड़े, अपने वीडियोस पोस्ट करते हैं. ऐसे में ये इतना आसान नहीं होता, तो इसके लिए क्या करें वो ऐसा? Then the recommended feature is to have two accounts, one personal, the other one is a business account. अगर आपका व्यूज बढ़ाना है या आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, then you have a separate business account. जैसे व्हाट्सएप में है, that number can be allotted as a business account entirely. So don't use personal and business together. It will always create a problem. जी सर, अगर कोई बिंदु छूट गया हो तो मैं चाहूंगा कि उसको भी आप दर्शक को बता दें चलते चलते. Yes, one point that I can say is jurisdiction. जब मान लीजिए कि अगर आप पटना में हो जी, and you have suffered the crime of stalking or cyberbullying, जी, and some circumstances you have to shift town. आप अगर चेन्नई में आ जाते हैं, जी, so it is not necessary for you to go to Patna and register a complaint. जी, You can file the complaint at Chennai because it's global jurisdiction. ओके, आपको जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन फेडरल लॉ में होता है वो अप्लाई नहीं होता है इंटरनेट के ऑफेंसेस पे. जहां पर भी आप रहते हैं उस टाइम फिलहाल वहीं पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं. जी, दैट वाज वन थिंग आई थॉट आई शुड इन्फॉर्म. ग्लोबल जुरिस्डिक्शन. जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन जानकारी आपने दी. हमारे दर्शकों को इसका फायदा जरूर मिलेगा और जो लोग साइबर बुलिंग से जूझ रहे हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए, मुझे लगता है कि उन्हें एक रास्ता, एक दिशा मिल गई होगी इस मंच के जरिए. बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. जो सवाल पूछे आपने, हमारी कोशिश रहती है कि आपके सवालों के सही जवाब आप तक पहुंच सकें. फिलहाल इतना ही. नमस्कार.